हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा मैं आनंद तिवारी आपके अपने चैनल कैट क्लासेस में सभी का स्वागत है। बेटा अपना रनिंग चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टोइचियोमेट्री में लगभग 70% हम लोग स्टडी कर लिए हैं, 30% बचा हुआ है। तो देखते हैं 30% में क्या क्या बचा है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कंबस्शन ऑफ कार्बन। पहला पॉइंट क्या है? कंबस्शन ऑफ कार्बन। कार्बन का कंबस्शन हम इस तरह से देखते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा एक कंपाउंड है कार्बन, एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन को जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और यदि ऑक्सीजन हमारी लिमिटेड अमाउंट में है, किस अमाउंट में है? लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड अमाउंट का मतलब हो गया यदि ऑक्सीजन कम अमाउंट में है कंपेयर टू कार्बन के, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लेकिन यदि ऑक्सीजन एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है, ये अमाउंट क्या है? एक्सिस अमाउंट, तो यहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, जबकि यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई, कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसे बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसको पॉइंट को बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल का मतलब ये है आंशिक रूप से, जबकि यहां पर हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाएगा, जबकि पार्शियल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट नहीं होगी। तो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट क्या स्टडी करेंगे कि यदि ऑक्सीजन सप्लाई की गई है तो वहां पर या तो कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एक तरीका ये हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दूसरा हो गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट हियर। देखिए बेटा केस 1, पहला केस क्या है? ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। दूसरा केस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर प्रोड्यूस्ड, दोनों प्रोड्यूस हो रहे। जबकि थर्ड केस है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो अब हम यहां पर स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल को देखेंगे, देखकर तुरंत समझ लेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड अकेले बनेगी या कार्बन डाइऑक्साइड केवल बनेगी या दोनों बनेंगे। तो यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है अपना चेक करो। पहला केस देखिए, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। यहां पर हमने इक्वेशन को राइट किया। जब इक्वेशन को राइट करेंगे तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है ना? अब यहां पर चेक करो ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, क्या है यहां पर? स्टोइचियोमेट्री। ठीक, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 1, 2। अच्छा ये तो प्रोडक्ट है, हमें रेशियो देखना किसका है? कार्बन एंड ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 मोल है। कार्बन के कितने मोल हैं? 2 मोल है। यदि ऑक्सीजन के मोल और कार्बन के मोल का रेशियो 1/2 के इक्वल है या इससे कम है तो तुरंत आंख मीच के बोल दो कि यहां पर केवल और केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। या इस ढंग से भी कह सकते हो मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दिमाग में रखना है? यदि ऑक्सीजन के मोल और कार्बन के मोल का रेशियो 1/2 से कम है या इक्वल है तो केवल और केवल कौन सी गैस बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। यदि NO2 डिवाइडेड बाई NC इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 1/2 देन ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यदि ऑक्सीजन और कार्बन के मोल का रेशियो 1/2 के से कम है या इक्वल है तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। सेकेंड केस में आइए, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन आ जाता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर बेटा चेक करो
ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आ गया 1, ये भी है 1, ठीक है, ये भी है 1। ठीक, हमें इन दोनों से मतलब है ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाई कार्बन के मोल, दोनों का मोल रेशियो या तो एक से अधिक हो या फिर एक से कम हो, तो यहां पर हमेशा कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर मोल रेशियो कार्बन एंड ऑक्सीजन का एक से अधिक है या एक के इक्वल है तो कौन सी गैस बनेगी बोलो, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन ऑलवेज प्रोड्यूस CO2 गैस। अब एक से अधिक है, इधर एक 1/2 से कम है तो यहां पर आ जाइए। अगर ये जो मोल रेशियो है ये ऑक्सीजन एंड कार्बन का 1/2 से कम है या इक्वल है और यहां पर ये मोल रेशियो 1 से कम है तो हमेशा कौन सी गैस बनेगी, दोनों गैसें बनेगी। ये अपना बनता है केस थर्ड। मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन इज लेस देन 1/2 और इक्वल टू 1/2। ये देखो दिस ग्रेटर देन, इससे ये तो बराबर है या फिर अधिक है, यहाँ पर ये कम है या एक से एक के बराबर है, तो जो बीच की कंडीशन है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में हमें मिलेगा केवल CO, जबकि इस केस में मिलेगा हमें CO प्लस CO2 और यहां पर इस केस में हमें मिलेगा केवल और केवल CO2 गैस। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट हम रिप्लाई कर सकते हैं। मोल रेशियो, ठीक है, अगर मोल रेशियो ऑक्सीजन एंड कार्बन का 1/2 से कम है या इक्वल है तो CO, ओनली CO। यदि इससे अधिक है लेकिन एक से कम है तो दोनों गैसें बनेगी, और यदि ये एक के बराबर हो जाए या एक से अधिक हो जाए तो केवल और केवल CO2 गैस बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एग्जांपल्स में आते हैं। 48 ग्राम कार्बन एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। अब पता नहीं कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही। चलो भाई, यहां पर हमने लिया एन छोड़ो, पहले हमने लिया यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस चेंज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमने दोनों गैसें एक साथ लिख दी। ठीक है, अब जरा विचार करिए। विचार हमने इस तरह से किया कि यहाँ पर हमने निकाले NC कितनी है 48 ग्राम, 48 डिवाइडेड बाई 12 तो ये आ गए 4 मोल, जबकि NO2 कितने आ रहे हैं 96 ग्राम, 96 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, अब कंडीशन में आइए। ठीक, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन में अब हम आ गए, कंडीशन क्या है, NO2 डिवाइडेड बाई NC इज इक्वल टू O2 के मोल कितने हैं 3/4 आ गया। ठीक है, 3/4 का मतलब हो गया दिस इज लेस देन, ये किससे है, दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन आ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन किससे आ रहा है 1/2। ये 1/2 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, यही चल रहा है ना। दिस इज ग्रेटर देन 1/2, 3/4 आ रहा है ना रेशियो, तो 3/4 को आप चाहे तो इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन 1। अगर ये 1 वाली कंडीशन है तो केवल CO, यहाँ पर केवल यहाँ CO2, यहाँ पर CO है, इसका मतलब कितनी गैसें बनेगी, दोनों गैसें बनेगी। क्या यहाँ पर डिसीजन आ रहा, बोथ CO एंड CO2 प्रोड्यूस, दोनों गैसें यहाँ पर बनेगी जाकर के। ठीक,
अब न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करोगे, अब मेन पॉइंट यहां पर आता है। दोनों को अगर हम एक साथ लिख रहे तब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब आप देखो ध्यान से कैसे हमें करना है, दोनों बन रही हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो पहले हमने क्या किया, C+O2 दिस चेंज टू CO, ठीक है। इसकी स्टाइशियोमेट्री क्या है, 1 सॉरी बैलेंस करो, तो स्टाइशियोमेट्री इसकी बनी, इसकी स्टाइशियोमेट्री आ रही है 2:1:2 आ गई। आप मोल मोल एनालिसिस को अप्लाई कर दीजिए। तो मोल मोल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, मोल मोल एनालिसिस के अकॉर्डिंग NC डिवाइडेड बाई स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट NO2 डिवाइडेड बाई स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इज इक्वल टू NCO डिवाइडेड बाई स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। पहले CO को बनाइए, इस टर्म को बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। ये बन गया हमारा मोल मोल एनालिसिस। चेक करो आगे, NC के मोल है 4 डिवाइडेड बाई 2, जबकि NO2 के हैं 3 डिवाइडेड बाई 1। तो इन दोनों में बोलो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रीजेंट ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो दिस इज लेस देन, ये है लिमिटिंग रीजेंट और ये है एक्सिस रीजेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर लिखो NCO प्रोड्यूस्ड, कितने प्रोड्यूस होंगे, तो कॉफिशिएंट हमारा है NCO डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाई NC डिवाइडेड बाई स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो NCO की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, NCO इज इक्वल टू, ये आ गया 4/2 और यहां पर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो NCO कितने आ गए, 4 मोल्स आ गए, ये बने 4 मोल। यहां तक कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले स्टेप में आते हैं। फिर अब देखो बेटा, एक स्टेप तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो CO यहां पर बन के तैयार हो गई, लेकिन ऑक्सीजन तो बची हुई है। ऑक्सीजन क्या है, बची हुई है। कितनी ऑक्सीजन बची है तो पहले निकालो रिएक्टेड ऑक्सीजन, लेट रिएक्टेड O2 इज इक्वल टू X मोल। X मोल ने रिएक्शन कर दी, तो अपना जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू, कितनी रिएक्ट है, X/1, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया, X इज इक्वल टू 2 मोल आ गया। इसका मतलब 2 मोल ने तो रिएक्शन की। अब बची कितनी ऑक्सीजन, तो अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू है कितने, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 मोल आ गया। 1 मोल ऑक्सीजन अभी तो बची हुई है। अब जो 1 मोल ऑक्सीजन बची है वो ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो फिर यहां पर लिखो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्शन करेगी, रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना समझ में आ गया ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब रिएक्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन चेंज कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर दो तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने बने हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल बने 4, ऑक्सीजन के मोल कितने बचे, 1, यही है। तो अब आप आगे देखो, तो मोल्स यहां पर कितने हैं, मोल्स इज इक्वल टू 4 और इसके मोल कितने हैं, 1। इतने मोल तो प्रेजेंट हैं। अब फिर वही स्टोइचियोमेट्री लगा दो, मोल मोल एनालिसिस।
तो NCO डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, NO2 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। NCO 4 डिवाइडेड बाई 2, NO2 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना है, ये आ गया ये, तो ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट और ये बन गया एक्सेस रीजेंट। ठीक है, अब बताइए बेटा, चेक करो कि NCO2 कितने बनेंगे लिमिटिंग रीजेंट के रिस्पेक्ट में, सॉल्व कर दो। तो NCO2 डिवाइडेड बाई 2, कोफिशिएंट कितना है 2, इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाई 1, तो ओवरऑल NCO2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। तो CO2 कितनी बनी, CO2 प्रोड्यूस्ड, कितनी प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2 मोल। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बची कितनी, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 2 मोल से कितनी बनती, 2 मोल, तो 1 मोल से कितनी बनेगी, 1 मोल, और CO2 के मोल बने कितने भाई, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होती है 1 मोल CO से, तो 2 मोल कितने से प्रोड्यूस होगी, 2 से, हैं कितने 4, तो बचे कितने 2 मोल। CO प्रोड्यूस्ड, CO कितनी रह गई, दिस इज आल्सो 2 मोल्स आ गई, 2 मोल्स ये बन गए कार्बन मोनोऑक्साइड के, 2 मोल CO2 के बन गए। इस तरह से न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंथी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये इतना लेंथी हो गया, अदरवाइज एक लाइन का है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 लीटर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड ओवर रेड हॉट कार्बन, then volume of mixture obtained was 1.4 times of its initial volume. Find percentage composition of mixture। एक मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर हमारा क्या है, मिक्सचर है CO प्लस CO2 का, ठीक है, कितना बेटा, ये 2 लीटर दिया गया है, ये गिवन है। अब यहां पर जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए कि रेड हॉट आयरन पर जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कंपटीशन में कभी भी रिएक्शन नहीं देगा इस तरह की। तो आप याद रखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम रेड हॉट कार्बन पर पास करते हैं, रेड हॉट कार्बन, ठीक है, तो बेटा यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा ये था वैसे ये है, नो इफेक्ट। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं कार्बन, यही रेड हॉट कार्बन पर, तो यहां पर CO2 का हो जाता है रिडक्शन और ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहां पर कार्बन +4 में है, ये कार्बन +2 में आ जाती है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। गॉट इट, क्लियर हो गया, गुड। अब यहां पर जो केस है, इस केस पर आइए, टोटल कितनी है 2 लीटर, हमने मान लिया लेट इन मिक्सचर, जो मिक्सचर है हमारा, इन मिक्सचर X लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड, देन CO2 बोलो बेटा कितनी हुई, टोटल तो 2 लीटर है, 2 माइनस X लीटर, ये CO2 हो गई। ठीक, अब यहां पर आ जाएगी, X लीटर हमारी वो पहले से है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बेटा ये तो X लीटर एज इट इज बनी रहेगी, यहां तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। CO2 कितनी है 2 माइनस X, तो ये हो गया 2 माइनस X लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस X लीटर, ये दोनों का सम हो गया। अब जो रेड हॉट पर पास करने के बाद में क्या दोनों गैसें हैं, ये गैस तो पूरी CO में कन्वर्ट हो गई और ये जो CO थी ये ऑटोमेटिकली अपनी प्रेजेंट थी। ठीक, तो टोटल तो अब जो बचे है गैस वो केवल एक ही बची, CO गैस बची है। ठीक है, तो अब देखो, आफ्टर रिएक्शन ओनली CO गैस
प्रेजेंट, कौन सी गैस प्रेजेंट है, CO गैस प्रेजेंट है, है कितनी, तो ये है टोटल, टोटल कितनी गिवन है, टोटल गिवन है देन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ द 1.4 टाइम्स, कितना है 1.4 टाइम्स किसका, इनिशियल वॉल्यूम का, तो ये हो गया 2 इंटू 1.4, तो बेटा ये कितना बना जा करके, 2 चौको 8, 2.8 लीटर आ गया, इतना टोटल प्रेजेंट है। अब इसको हम सॉल्व कर देते यहां से, अपना न्यूमेरिकली कितना है 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, यही तो है ना CO, तो यहां पर हमने देखा तो टोटल CO इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.4, सॉल्व करो तो x प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2.4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6 आ गया, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4 आ गया। तो CO कितनी है इन मिक्सचर, CO इज इक्वल टू 1.6 लीटर, तो बेटा CO2 कितनी हो गई, CO2 हो गई 2 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 0.4 लीटर आ गया। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू कितना हुआ, 0.10 कैंसिल हो गया, 80%, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 100 से 80 को माइनस कर दो, यह 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये हो गया 20% आ गया। इस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहां तक अच्छी तरह समझ गए। Calculate volume of SO2 gas obtained at STP by burning 500 gram of sulfur, which is 96% प्योर। सल्फर प्योर कितना है 96%, ठीक है ना, और सल्फर दिया कितना है 500 ग्राम। क्या करना है जरा सोचो, तो पहले तो प्योर अमाउंट निकाल दो, प्योर सल्फर इज इक्वल टू 500 का 96%, तो 0 0 0 0 5 छक्का 30 480 ग्राम, इतना सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इसकी इक्वेशन लिख दो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो S प्लस O2 दिस चेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1:1 आ गई, ठीक है। अब इसके मोल निकाल दो, तो सल्फर के मोल कितने होंगे 480 डिवाइडेड बाई 32 STP बाई बर्निंग 500 ग्राम ऑफ सल्फर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट दिया नहीं है, दैट्स मीन ये तो 100% है, दैट इज एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये कितने मोल हो गए 2 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 16 3 48 दूनी 32, तो ये हो गया 15 मोल ये हो गए जाकर के, ठीक है। अब अगर यदि हम कोफिशिएंट देखते हैं तो इसके 1 मोल से कितनी प्रोड्यूस हो रही 1 मोल, तो 15 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा 15 मोल, तो ये कितना बना 15 मोल बन गया। मास निकाल रहा है, अच्छा वॉल्यूम निकाल रहा है STP पर, 1 लीटर का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम STP पर कितना है 22.4 लीटर, तो 15 का कितना हो गया, तो V at STP is equal to 15 into 22.4 लीटर आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपके पूछे जाते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है आप समझ जाइए न्यूमेरिकल उतनी इजीली सॉल्व होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बहुत करा रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन। कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें
एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है वो अगले स्टेप में, अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हमने लिया A प्लस बी, दिस चेंज A2B3। अगली रिएक्शन है A2B3 प्लस C, दिस चेंज A2B3C4। तो यहां पर ये बना है प्रोडक्ट, यहां पर ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट, लेकिन यही यहां पर क्या बन गया जा करके, ये बन गया रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट बना। ठीक, जैसे अगला एग्जांपल देखिए, ये मान लेते फर्स्ट है, सेकेंड एग्जांपल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दिस चेंज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट है, लेकिन अगले स्टेप में यही कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया रिएक्टेंट। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन। ये रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन होते, ये हो सकता है 2 रिएक्शन में हो, 3 रिएक्शन में हो, 4 रिएक्शन में हो, वो बढ़ाता चला जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन इज टेकन एज रिएक्टेंट फॉर अदर रिएक्शन। एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्ट्रेटजी वही है जो अभी तक हम लोगों ने यूज की। करना क्या है, सबसे पहला काम, जो भी रिएक्शन आप सॉल्व कर रहे हैं उसे बैलेंस करिए, मोल मोल एनालिसिस लगा दीजिए, कितना प्रोडक्ट यहां पर बना, उस प्रोडक्ट का यूज यहां पर कर दो, अब इसको भूल जाइए, अब यहां पर फर्दर मोल मोल एनालिसिस लगाइए, प्रोडक्ट बता दीजिए कितना प्रोडक्ट बन गया। जो काम हम एक रिएक्शन में कर रहे थे, सिंगल रिएक्शन में, वही काम अब एक से अधिक रिएक्शन में करना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पूछता है, कभी कभी इसका उल्टा चलता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर मूव करने लगता है। तो दोनों डायरेक्शन में क्वेश्चन बनते हैं, और पिछले एग्जाम्पल जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो दोनों डायरेक्शन से सॉल्व किए हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाया है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे 12 मोल ऑफ ईच ए, बी एंड सी आर टेकन इनिशियली, कैलकुलेट मोल्स ऑफ A2B3C4। ठीक है, ए बी सी, ठीक, रिएक्शन उसने ओपन कर दी है। पहले A प्लस बी की रिएक्शन से A2B3 बना, अगली रिएक्शन में A2B3 से A2B3C4 बन के तैयार हो गया। चलो देखते हैं। पहला काम है A प्लस बी, दिस चेंज A2B3। ठीक, पहला काम, रिएक्शन को बैलेंस करो, ये हो गए 2 मोल और ये हो गए 3 मोल हो गए, A2B3 हो गया। ठीक, सभी के 12 मोल्स हैं, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो। तो अब यहां पर मोल मोल एनालिसिस लगा दीजिए। तो मोल मोल के अकॉर्डिंग Na डिवाइडेड बाई 2 एंड Nb डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू Na2B3 डिवाइडेड बाई, यहां पर कॉफिशिएंट है 1, ये आ गया 1। अब इन दोनों में फाइंड करो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रीजेंट ए के मोल है 12, 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्वांटिटी कम है, ये बन गया लिमिटिंग रीजेंट, और ये हो गया एक्सिस रीजेंट। तो जो एक्सिस है वो बचा रहेगा, कितना बचा है ये काम आपको करना है। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। तो Na2B3 कितनी बनी, Na2B3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो Na2B3 इज इक्वल टू 4 मोल बन के तैयार हो गए। कितने बने ये, 4 मोल बने। A2B3 के कितने मोल बने, 4 मोल बने। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन पर आइए। सेकेंड इक्वेशन अपनी बोलती है कि A2B3 प्लस C, दिस चेंज A2B3C4। ठीक है, यहां पर इसका 1 मोल है और इसे बैलेंस करेंगे तो ये 4 मोल हो जाएंगे।
ठीक है। अच्छा, सी के भी मोल कितनी है? 12 मोल है, जबकि A2B3 कितने बने? 4 मोल बने। यही है। चलो मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करो। तो Na2B3 डिवाइडेड बाई 1 एंड Nc डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू Na2B3 C4 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। सभी की वैल्यूज पुट करिए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4/1। ये है 12 डिवाइडेड बाई 4, तो बेटा ये तो 3 आ गया। इसका मतलब ये लिमिटिंग रीजेंट है और ये रीजेंट एक्सिस रीजेंट हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो बना दो प्रोडक्ट। तो बना Na2B3C4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 मोल्स आ गए। कितने मोल प्रोड्यूस हुए? A2B3C4 के 3 मोल बन के तैयार हुए। ए कितना बचा आपको निकालना है। A2B3 कितना बचा ये भी आपको निकालना है। अरे सिंपल सा फंडा है भैया। क्या? जब इसके 4 मोल तब इसका 1 मोल, जब इसके 3 मोल, जब इसका 1 मोल होगा तो ये कितना खर्च होगा? 1/4 मोल, और जब इसके 3 मोल है तो ये कितना होगा? 3/4 मोल। तो 4 माइनस 3/4 जो आंसर आ जाए उतने मोल बच गए। इस ढंग से निकाल लो। ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन लिखने की कोशिश कम करो, समझने की ज्यादा करो। 12 mole of each A, B and C are taken initially. Calculate moles of A2B3C4। अब देखो भाई साहब, ये रिएक्शन कितनी चल रही? वही पिछला क्वेश्चन है। A2B3 हमने कितने बना दिए थे? A2B3 हमारे बने थे यहां पर 4 मोल बने थे। कितने मोल बने? 4 मोल। तो 4 मोल ये बने, लेकिन यील्ड कितनी है रिएक्शन की? रिएक्शन की यील्ड तो 60% ही है। तो A2B3 फॉर्म कितना बना? 60%। तो 4 इंटू 60%, 0 से 0, दिस इज 2.4 मोल। इतना बन के तैयार हो गया। बस सिंपल सा फंडा। कितनी यील्ड है? अरे थ्योरेटिकली हम 4 मोल बना रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितना बना रहा? वो कह रहा भाई साहब ये तो 60% काम हो रहा। तो 60% में 4 का 60% कर दो। ठीक। अब यहां पर चेक करो कितने बन रहे हैं। पहले थ्योरेटिकली बना दो। ये मोल कितने हैं A2B3 के? 2.4। रिएक्शन को बैलेंस कर दो। क्या है? C4, ये 4 हो गए। ठीक है, 2.4। और इसके कितने हैं? NC डिवाइडेड बाई 4। ठीक। और NC का मतलब है ये कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में? 12 मोल हैं। ये कितने गिवन है? 12 मोल हैं। ये इतने हैं, तो लगा दो Na2B3 डिवाइडेड बाई स्टैचियोमेट्री 1 और 12 डिवाइडेड बाई स्टैचियोमेट्री कितनी होगी? या चलो भाई NC कर लो पहले। NC डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 2.4 डिवाइडेड बाई 1 और 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तो 3 है। ये वैल्यू कम हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया लिमिटिंग रीजेंट और ये हो गया एक्सिस रीजेंट। ठीक है। अब यहां पर प्रोडक्ट बना दीजिए। तो Na2B3C4 फॉर्म्ड कितना बना होगा? स्टैचियोमेट्री 1 है ना, तो लिमिटिंग रीजेंट ये है। तो दिस प्रोड्यूस 2.4 मोल। इतना बना। तो बेटा ये तो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन क्या कह रही है कि 40% ही काम हो रहा। कितने परसेंट? 40% काम हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोड्यूस्ड
इज इक्वल टू 40%। 40%, तो परसेंटेज यील्ड में हमारा क्या आ गया? 40। अब चाहो तो डायरेक्ट कर दो, 2.4 इंटू 40%। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 0.96 मोल बना। ये आंसर आपको रिप्लाई करना है, 0.964, यही आंसर आपको रिप्लाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके खूब पूछे गए, इनमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इतना लिखना नहीं होता है। वो तो फटाफट डायरेक्ट देखा, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया, खेल खत्म हो गया। 39 पे आइए, 4 मोल ऑफ P4 completely reacts with 14 moles of oxygen and formed P4O6 and P4O10. Calculate moles of P4O6 and P4O10 produced. अब देखो बेटा, दो प्रोडक्ट बने, कभी भी अगर ऐसा केस आता है तो आपको दो इक्वेशन लिखनी है, एक मत लिखो एक बार में, ठीक है। पहला केस कैसे देखेंगे? ये हमारा P4 प्लस ऑक्सीजन, पहला बनाइए वो प्रोडक्ट जिसमें ऑक्सीजन कम है, तो ये बन गया P4O6 बन गया। ये पहला केस लिया, ठीक है। इसके मोल कितने हैं? 4। अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस भी करना है तो कितनी ऑक्सीजन आ गई? 3 मोल हो गई, ये बैलेंस्ड फॉर्म हो गया। मोल मोल एनालिसिस लगा दो, NP4 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री, NO2 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री इज इक्वल टू NP4O6 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री। इन दोनों में चेक करो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रीजेंट के लिए ये हो गया 4/1, ये हो गया NO2 14 मोल्स, तो 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो रहा 4 और ये है 14/3, इतना ही है ना। तो 14/3 सॉल्व करो, कितना आया? 3 चौको 12 और ये 4 है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कम है, ये बन गया लिमिटिंग रीजेंट और ये है एक्सिस रीजेंट। ठीक, फाइनली अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर इसके, तो NP4O6 डिवाइडेड बाई 1, इसके रिस्पेक्ट में रिप्लाई दे दो, तो हमें क्या मिला? NP4O6 प्रोड्यूस्ड, कितना बेटा प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 4 मोल, 4 मोल बन के तैयार हो गए। तब कहानी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखना है हमें, ये तो कंप्लीट हो गया P4। यदि ऑक्सीजन बची है तो P4O6 को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगी, किसमें? P4O10। समझ रहे हो ना। तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी है, पहले रिएक्टेड निकाल लो, रिएक्टेड ऑक्सीजन H, कितनी ऑक्सीजन ने रिएक्शन कंप्लीट कर ली, तो यही वाला रूल लगा दो, NP4, ये तो हो गया 4/1 इज इक्वल टू, हमने लिया NO2। मान लो रिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन O2H x मोल हमने ले ली, तो ये हो गया x डिवाइडेड बाई 3 हो गई। तो बोलो बेटा x कितनी हो गई? 12 मोल्स हो गई। ठीक, बची कितनी? अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ठीक, कितनी? 14 मोल, तो 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 मोल बच गई। ऑक्सीजन कितनी बची? 2 मोल। P4O6 कितना बचना? 4 मोल। ठीक, अगले स्लाइड पर आते हैं। अब इक्वेशन इसी को आगे बढ़ाइए, तो P4O6 प्लस O2 दिस चेंज P4O10। ठीक, बैलेंस करो, तो ये हो गए 2 मोल। ऑक्सीजन 6 थे, 6 4 10 हो गए। एनालिसिस कर दो, NP4O6 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री,
NO2 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री इज इक्वल टू P4O10 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री। तो यहां पर पहले निकालो भाई P4O6 कितना बना है, चेक करो। 4 मोल बना है, ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 1 और ये है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्वांटिटी ये तो ज्यादा है, तो लिमिटिंग रीजेंट हो गया। ये हमारा बन गया लिमिटिंग रीजेंट और ये बन गया एक्सिस रीजेंट। ठीक है, अब बताइए NP4O10 कितना बना, तो N4, तो दिस इज इक्वल टू NP4O10 2/2, तो NP4O10 इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल ये बन के तैयार हो गया और ऑक्सीजन यहां पर पूरी तरह कंप्लीट समाप्त हो गई। अब बचा क्या होगा, P4O6 कितना बचा, इसको चेक कर लो। अब आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई अगर इसके 2 मोल है तो इसके कितने मोल बनते हैं, खर्च होते हैं, 2 मोल से 1 मोल, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:2, 1:2। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल खर्च होता है, तो इसके 1 मोल से कितना ही खर्च होगा, 1/2 खर्च होगा। 1/2 खर्च हो गया, थे कितने, 4, 4 माइनस 1/2, इतने बचे। लेकिन आप ऐसे निकाल दो कि लेट P4O6 कंज्यूम या रिएक्टेड लिखो, रिएक्ट्स इन दिस रिएक्शन इज इक्वल टू X मोल। ठीक है, तो यही एनालिसिस कर दो। तो NP4O6 की जगह कितना लिखना है, X डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितनी थी, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो X कितना हो गया, 1 मोल हो गया। ठीक, 2 मोल से ये कितने खर्च हो रहे, 1 मोल खर्च हो रहा, और ऑक्सीजन के 2 ही मोल तो थी यहाँ पर, कितने मोल थे, 2 मोल। ठीक, 2 मोल है ना, तो अब ये बचा कितना, तो अनरिएक्टेड P4O6 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ओवरऑल प्रोडक्ट में क्या होगा, 3 मोल बनेंगे P4O6 के और 1 मोल बनेगा P4O10 का, और यहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्सीजन पूरी तरह कंज्यूम हो गई, फास्फोरस भी पूरी तरह समाप्त हो गया। तो बेटा इस तरह के रिएक्शन होते हैं, कौन से, कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन। यहाँ पर 2 स्टेप है, कहीं 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसा ही चल रहा है। अब ये आपको करना है होमवर्क, फिर एक भी हम समझा देते हैं। आयोडीन रिएक्ट विद क्लोरीन, आयोडीन की रिएक्शन है से है क्लोरीन से, प्रोडक्ट क्या बना, ICl। ठीक, अगर आयोडीन अगर क्लोरीन ज्यादा है तो फिर ICl की फर्दर रिएक्शन होगी, किससे होगी, Cl2 से, तो ये बन जाएगा ICl3 बन गया। ठीक है ना, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1:2 हो गया। अब गिवन कितने हैं, उसके 3 मोल हैं और उसके 8 मोल हैं, चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो Ni2 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, NCl2 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, NiCl डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आयोडीन है 3/1, ये है 8/1, तो ये क्वांटिटी कम है, ये है लिमिटिंग रीजेंट और ये एक्सिस रीजेंट हो गया। तो बेटा ये कितना बन गया, NiCl3 इज इक्वल टू NiCl डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल 3 लिमिटिंग रीजन के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है ना, तो इसके लिए ये कितने बन गए, NiCl
प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस हुआ, इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 मोल प्रोड्यूस हुआ। कितने मोल प्रोड्यूस हो गया, 6 मोल ये प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्लोरीन कितनी बची, अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है कि 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रही तो 3 मोल से 3 मोल करेगी, तो अनरिएक्टेड क्लोरीन कितनी है, अनरिएक्टेड Cl2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मोल आ गई। कितनी आ गई, 5 मोल यहाँ पर प्रेजेंट है। इस स्टेप में आ जाइए, आयोडीन NaCl कितना है, 6 मोल, क्लोरीन कितनी है, 5 मोल, ये रिएक्शन भी बैलेंस है बैलेंस डायरेक्ट है, 1:1 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये कितना हो गया, 3 मोल आयोडीन रिएक्टेड विद 8 मोल ऑफ क्लोरीन फॉर्म ICl एंड ICl3। कैलकुलेट मोल्स ऑफ ICl एंड ICl3 प्रोड्यूस। अब ICl को देखो, ICl हमारी कितनी बनी थी, 6 मोल, तो ये बेटा है 6 मोल, 6 मोल, और ये है 5 मोल, तो ये तो लिमिटिंग रीजेंट है, ये एक्सेस रीजेंट है। तो आफ्टर रिएक्शन समाप्त कौन हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन तो ये तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 मोल बच गया, और ये 5 माइनस 5 0 मोल, और ये कितना बनेगा, 5 मोल बन जाएगा, n इज इक्वल टू 5 मोल, ये बन गया। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, ICl 1 मोल, ICl3 5 मोल, ये बन के तैयार। तो इस तरह से कॉन्सिक्यूटिव क्वेश्चन की रिप्लाई आपको करनी होगी। अब इसमें आता है अगला पार्ट, ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना ही आपका बेनिफिट। एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, कभी कभी वो क्या करता है, ये कार्बोनेट है या क्लोराइड है या सल्फेट है, इनके 2 कंपोनेंट लेता है, 2 अलग अलग कार्बोनेट ले लेगा, बाई कार्बोनेट ले लेगा, या सल्फेट ले लेगा, या क्लोराइड ले लेगा, फिर उन पर वो क्वेश्चन सॉल्व कराता है। तो ये अब आपको दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा, कुछ रिएक्शन याद करनी है, एग्जाम में नहीं देगा, ये आपको याद ही करनी है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनती है। सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करो, सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O बनता है। H2O लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर। सोडियम कार्बोनेट को हीट करो, नो रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड को हीट करो, नो रिएक्शन। लिथियम नाइट्रेट को हीट करो, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार होनी चाहिए। मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 प्लस O2। और इसी तरह लिथियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। इस टाइप की रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, जिन्हें हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, एसीटेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, सभी की हैं। आगे हम स्टेप बाय स्टेप याद भी कराएंगे इनऑर्गेनिक में, लेकिन यहाँ पर आपको याद तो करनी ही पड़ेगी। फिलहाल अभी आप यही 4-5 रिएक्शन याद कर लो, इतने में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल का टाइप क्या है। अच्छा हाँ, एसिड और बेस की रिएक्शन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर HCl से हो रही तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl, तो ये बन गया CO2 CaCl2 प्लस H2O। ठीक है,
सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर HCl से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो ये आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, याद करोगे आपका ही बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल के टाइप क्या है, जैसे 180 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड इफ 44.8 लीटर CO2 गैस इवॉल्व्ड एट STP, कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, समझो, थर्मल है ना, एक मिक्सचर है हमारा, ठीक है, एक मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट को, दोनों को हीट किया गया, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, इतने लीटर CO2 गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब गिवन क्या है, मान लेते हैं, लेट कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू X ग्राम, ये ग्राम में क्वांटिटी है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू Y ग्राम, एक X ग्राम है और एक Y ग्राम है। गिवन क्या है, गिवन पहली कंडीशन है X प्लस Y इज इक्वल टू 184 ग्राम, ये हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट बना दिया जो कि दिया गया है, ठीक है। अब अगले स्टेप पर आइए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर हमें क्या मिलता है, देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको जब हीट किया तो इसने दिया कैल्शियम ऑक्साइड रेसिड्यू प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बैलेंस्ड इक्वेशन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करो MgCO3, इसको भी जब हम हीट करेंगे तो इसने दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, यहां पर दिया गया। किसी को डाउट तो नहीं है, सिंपल है, ये गिवन कंडीशन है। अब ये इक्वेशन हमने यहां पर ऐड की, दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट के, चूंकि क्वेश्चन हमारा गिवन किस में है, ये लीटर वॉल्यूम के टर्म में दिया गया है STP पर, इतने लीटर CO2 गैस प्रोड्यूस, तो हम करें क्या, इसके मोल निकाल दें, क्या निकाल दें, मोल। तो इसके मोल हैं कितने, ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, X ग्राम है, तो इसके मोल कितने हो गए, X डिवाइडेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 40 प्लस 60 100 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, इसके एक मोल से, इसकी एक मोल CO2 प्रोड्यूस होती है, तो X बाई 100 मोल से कितनी प्रोड्यूस होगी, X डिवाइडेड बाई 100 मोल हो गए जाकर के, कोई डाउट। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना दिया है, Y ग्राम, तो ये हो गया Y, इसके भी मोल ले लो, ये मोल है बेटा, मैग्नीशियम 24 60 84 मोल हो गए। इक्वेशन में कॉफिशिएंट सेम है, देखो ध्यान से, तो ये भी कितना हो गया, Y डिवाइडेड बाई 84 मोल हो गए। अब इसका खेल खत्म, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो लॉजिक है, कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का मास ले लिया, ठीक है, और यहां पर अब अगले स्टेप में CO2 का टर्म दिया, तो अब CO2 पर खेलो, किस पर हमें खेलना है, CO2 पर। अब हमें केवल ये गेम खेलना है CO2, ठीक। तो देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल मोल्स ऑफ CO2, टोटल मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, बताओ बेटा कितने मोल हो गए, X डिवाइडेड बाई 100 प्लस Y डिवाइडेड बाई 84 मोल्स हो गए। STP पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, तो इतने मोल का वॉल्यूम कितना होगा, एट STP वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ
CO2 गैस इज इक्वल टू कितना है, x डिवाइडेड बाई 100 प्लस y डिवाइडेड बाई 84, ये तो मोल हो गए, मल्टीप्लाइज बाई 22.4 लीटर आ गया। इतना वॉल्यूम दिया गया है। ठीक, ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकली निकाला है। एक्सपेरिमेंटली कितना वॉल्यूम दिया गया है, 44.8 लीटर। तो ये बन गया जा करके टोटल वॉल्यूम x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 84 मल्टीप्लाइज बाई 22.4 इज इक्वल टू हाउ मच वॉल्यूम गिवन, 44.8। तो दिस इज 44.8। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ गया x डिवाइडेड बाई 100 प्लस y डिवाइडेड बाई 84 इज इक्वल टू 2 चौको 2 इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन हमारा बन गया सेकेंड। फर्स्ट रिलेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 184 इज इक्वल टू 184, ये रिलेशन फर्स्ट है। ऑन सॉल्विंग, अब तो ये मैथमेटिक हो गई, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड गेट क्या हमें मिलता है, x इज इक्वल टू हमें मिलता है 100 ग्राम और y इज इक्वल टू 84 ग्राम मिलता है, 84 ग्राम। ये हमें सॉल्व करने पर रिजल्ट आता है। आप सॉल्व करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना बन गया, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू टोटल वेट ये कितना निकला 100 और टोटल कितना है 184 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 54.5% आ गया। तो दूसरा कितना हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 184 इंटू 100, तो ये आ गया 5.54, इतने परसेंट ये आ गया। अब क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लो। देखिए बेटा, दो कंपोनेंट है कार्बोनेट, इनका टोटल मास दिया है, ठीक है, एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया और टोटल मास के दोनों को इक्वल कर दिया। फिर वो ये कह रहा है कि इनको जब हीट किया गया है, इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो जो CO2 गैस निकलती है उसका टोटल वॉल्यूम STP पर इतना है। तो वो तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हम थ्योरेटिकली निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इनको हीट किया, हीट करने पर हमें CO2 के मोल मिले x/100 और MgCO3 के मोल मिले y/84। क्वेश्चन किस टर्म में गिवन है, वॉल्यूम के टर्म में गिवन है, तो हमने इसको वॉल्यूम के टर्म में ले लिया। किस टर्म में लिया, वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम के टर्म में टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो 1 मोल का वॉल्यूम पर 1 मोल गैस का STP पर वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया। अब रिलेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें मिल जाएगा रिजल्ट। तो फिर जो अगला स्टेप बनता है वो मैथमेटिकली बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 190 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड एंड 11.2 लीटर CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन मिक्सचर। जरा रिएक्शन को याद करो।
दिया है। अब बेटा यहाँ पर जो मिक्सचर है हमारा, ये मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट का। ठीक है, मान लो एक को लेट सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू x ग्राम एंड सोडियम बाई कार्बोनेट दिस इज y ग्राम। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी ले ली, तो x प्लस वाई कितना बन गया, गिवन है, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 190 ग्राम, 190 ग्राम। ये रिलेशन नंबर 1 आ गया। कोई डाउट? जैसा पीछे किया था वैसे यहां पर चल रहा है। इज हीटेड एंड 11.2 लीटर CO2 गैस इज इवॉल्व्ड, कैलकुलेट परसेंटेज मास। अच्छा, पूछ क्या रहा हमसे? पूछ रहा है परसेंटेज मास। किसका पूछ रहा है? सोडियम बाई कार्बोनेट का, NaHCO3। तो NaHCO3 कितना लिया, y डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितनी है उसकी टोटल 190 ग्राम मल्टीप्लाइज बाई 100 आ गया। गॉट इट? ये पूछा गया है आस्किंग। अब बेटा बताइए अब हमें करना क्या है? अब हमें दोनों की रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन याद करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को इसको हीट करते हैं, क्या होता है देख लो। हमें लगता है कि कुछ नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर नो रिएक्शन है, तो इससे तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं है, सोडियम बाई कार्बोनेट से CO2 बन रही है। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए, सोडियम बाई कार्बोनेट नो। ओके, लेकिन जब हम सोडियम बाई कार्बोनेट पर आते NaHCO3, इसको जब हीट किया गया तो इसने बनाया सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा 2, इतना ये बन जाएगा। ठीक, अब Na2CO3 के मोल्स कितने हैं जरा ये देखते हैं। Na2CO3 के मोल्स यहां पर देखो, Na2CO3 हमने x ग्राम ले लिया है, तो ये है x डिवाइडेड बाई इसका मास हो गया 60 और 23 दूनी 46, 106 इतने मोल हो गए। ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। इनके मोल पर आ जाइए, सोडियम बाई कार्बोनेट के मोल कितने हैं? अब देखो बेटा इसके मोल्स कितने दिए गए हैं, तो ये है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट Y, तो Y डिवाइडेड बाई 23 प्लस 6 24 हो गया, और ये है 23 1 24 और 60 ये कितना हो गया 84 हो गया। इतने मोल इसके हैं। ठीक है, इसके इतने मोल दिए गए हैं, गिवन है। अब जरा विचार करो मोल मोल एनालिसिस, जब इसका 2 मोल है तो ये कितना बना 1 मोल, जब इसके 2 मोल हैं तो कितने मोल बने, इतने मोल। अगर इसका 1 मोल होगा तो ये कितने बनेंगे 1/2 मोल, और अगर इतने मोल है तो कितने बनेंगे 1/2 मल्टीप्लाइज बाई दिस। तो यहां पर ये बन गया, ये बिल्कुल नॉर्मल रूल है, या तो मोल मोल लगा दो 1/2 y डिवाइडेड बाई 84 मोल, ये हो गए। गॉट इट? सिमिलरली CO2 कितनी बनेगी, y 2 मोल से 1 मोल बनी, तो 1 मोल से कितनी बनी 1/2, तो इतने से कितनी बन गई, तो यहां पर ये भी बन गई 1/2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 84 मोल हो गई करके बनी। अब क्वेश्चन CO2 पर है, 11.2 लीटर CO2 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो निकाल लो 11.2 लीटर। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस, ये CO2 तो इतनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक, ये मोल है, तो मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस, मोल नहीं वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ CO2
प्रोड्यूस्ड, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ? तो आप देखिए 1 मोल अगर प्रोड्यूस होती है तो 22.4 लीटर। अब इतने प्रोड्यूस हुए तो कितना हो गया? 1/2 इंटू वाई बाई 84। इतना तो प्रोड्यूस हुआ और एक्सपेरिमेंटली कितना बोल रहा? 11.2 लीटर। तो ये हो गया दिस मल्टीप्लाइज बाई 22.4 इज इक्वल टू 11.2 लीटर। ये थ्योरेटिकल, ये एक्सपेरिमेंटल, दोनों को इक्वल कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? इससे ये कैंसिल हुआ, दिस दिस ये आ गया 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 84 आ गया। तो y इज इक्वल टू 84 आ गया। तो y इज इक्वल टू आ गया 84 ग्राम आ गया। y आ गया 84 ग्राम। तो x कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू है 190। तो x इज इक्वल टू 190 माइनस 84, तो 106 ग्राम x हो गया। x का मतलब क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और x y मीन क्या है? सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम, और सोडियम बाई कार्बोनेट वो है 84 ग्राम आ गया। क्या यहां तक पूरी बात समझ गए? बहुत अच्छे। अब इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें ये निकालना था ना, y अपॉन 190। तो ये जब निकाला तो ये कितना आ गया? परसेंटेज ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 190 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 19 50, ये आ जाएगा लगभग 40 840 डिवाइडेड बाई 90, इतने परसेंट आ गया। और परसेंटेज सोडियम कार्बोनेट कितना है? Na2CO3। तो ये आ गया 100 माइनस 840 डिवाइडेड बाई 90, इतने परसेंट ये आ गया। तो बेटा इस तरह से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करनी होगी। अगर आपने इस तरह सॉल्व किए तो आपकी स्टैचियोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। A mixture contain 1 mole of each sodium carbonate and sodium bicarbonate. If mixture is heated, calculate percentage mass of residue. सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप से सॉल्व करना है, होमवर्क में ले जाना है। ठीक, यहाँ डायरेक्ट मोल दे दिया गया। परसेंटेज मास ऑफ रेसिड्यू, CO2 के मास को हटा दीजिए, जो बचा है उसके मास का रेसिड्यू निकाल दीजिए। ठीक है। One gram mixture of carbonates of calcium and magnesium on heating gives 2240 milliliter of CO2 at STP. Calculate percentage composition of mixture. पीछे हमने करा दिया, क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा ली थी 184 ग्राम, ये 1 ग्राम पर है। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर CO2 है। तो बेटा यहाँ देखते हैं, ये वेल्डिंग ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen give 3.38 gram carbon dioxide and 0.690 gram of water and no other products. ठीक है ना। एक कोई हाइड्रोकार्बन है
जैसे हमने यहाँ पर लिया सपोज CXHY, इसको जब बर्न किया गया तो इसने प्रोडक्ट दिया CO2 प्लस H2O। यदि हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये हो गया X मोल CO2 Y/2 H2O, और ये हो गया X प्लस Y/4। ठीक, ये हमने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया है। A volume of 10 liter of this welding gas is found to weight 11.6 ग्राम। चलो ये भी ठीक है। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर मास एंड मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखो। नंबर ए, समझना क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले देखो। हाइड्रोकार्बन में X क्या देगा, CO2, और Y देगा, H देगा वाटर। तो दोनों की क्वांटिटी अलग अलग दी गई है। अगर कार्बन को हम बर्न करते हैं C+O2 तो प्रोडक्ट मिलता है CO2 गैस। ठीक है ना। जब ये 12 ग्राम है तो ये कितना बनेगा, 12 + 2 × 16, ये बनेगा 44 ग्राम। जरा यहाँ से देखो, 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड बाई 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम कार्बन से कितना CO2 बनेगा, कितना का 1 ग्राम CO2 कितने ग्राम कार्बन से बनेगा, तो 12 / 44 ग्राम ऑफ कार्बन। अब बना कितना है CO2, 3.38 ग्राम। तो 3.38 ग्राम जब हम CO2 बनाएंगे तब कार्बन की रिक्वायरमेंट है 12 / 44 इंटू 3.38 ग्राम कार्बन। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट है 4, 3 एंड 11 से इधर सॉल्व कर दो तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 × 11 तिहाई 33, तो 0.3 फिर आया 8, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 11 से डिवाइड करो तो 80 हो गया। 80 मतलब 11 × 7 = 70। 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3 × 7 = 21 एंड 3 × 3 = 9। इतने ग्राम कार्बन चाहिए, इतने ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन की क्वांटिटी तो ये निकल आई। अब निकालो हाइड्रोजन की। ठीक है, देखो बेटा, H2 दिस चेंज H2O, तो ये कितना है 2 ग्राम, ये कितना बना 18 ग्राम। तो हम लिखेंगे 18 ग्राम H2O प्रोड्यूस्ड बाई 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 1 ग्राम वाटर के बनने में हमें कितना चाहिए, 2/18 इंटू 2/18। ठीक है, 18 ग्राम। तो हमारा बना कितना है 0.69 ग्राम। अगर वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन चाहिए 18 इंटू 0.690 ग्राम। जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर 2 9 जा 9 से इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.0 9 × 45 9 × 6 = 9 × 7 = 63 7 फिर 9 × 7 = 63। इतने ग्राम चाहिए हमें 5 मिनट में। ठीक है, इतने ग्राम हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अब ये बेटा मास निकल आया, हमें चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको हमने एक टेबल मेथड सिखाई थी, उसके जरिए सॉल्व करो। ठीक, कार्बन है 0.921। अगले पॉइंट पर आते हैं। ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन। तो कार्बन है 0.921 ग्राम
और हाइड्रोजन है 0.077 ग्राम। 7 ग्राम आ गया, 7 ग्राम आ गया। अब निकाल लो मोल, ये तो W हो गया, तो मोल कितने हो गए 0.921 डिवाइडेड बाई 12 और 0.077 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। तो ये हो गया 0.0, 12 पंचे 60, 12 12 पते 84, 7 84 6 2 8 8 81, तो लगभग 7 ये भी आ गया और ये भी है 0.077। तो इनका जो सिंपल मोल रेशियो है, सिंपल मोल रेशियो, ये आ गया 1:1। इसका मतलब नंबर फर्स्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH, ये बना एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर पूछ रहा है मोलर मास, नंबर बी पर आ जाइए। तो अब बी पार्ट के लिए हमें चाहिए मोलर मास। मोलर मास कितना बनेगा, इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब अगली कंडीशन देखो, 10 liter of this welding gas is found to weight 11.6 ग्राम। चलो फिर समझो, a volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weight 11.6 लीटर। इसका मतलब कि जो वेल्डिंग गैस है जब वो 11.6 ग्राम जलाई जाती है तो कितना निकलता है 10 लीटर, और हमें 1 मोल का वेट कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो 10 लीटर 11.6, इसी को लॉजिक ले लो। व्हेन 11.6 ग्राम गैस बर्न, देन CO2 burn, 11.6 ग्राम burn, then mass is equal to कितना है, then वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम is equal to 10 लीटर। तो वॉल्यूम 10 लीटर है, तो 22 लीटर में कितना होगा, तो 10 लीटर इज इक्वल टू 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर में कितना हो गया 11.6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 22.4 ग्राम। 1 लीटर सॉरी 1 मोल का वॉल्यूम कितना है एसटीपी पर 22.4 लीटर, और वही मोलर मास होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 26, और ये बन गया ग्राम पर मोल। तो मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 26 ग्राम आ गया। ये बी पार्ट हो गया। अब कह रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 कितना हो गया 13। तो अब निकालो सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर जब हम आते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूले का होल n, और n हो गया मोलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो भैया n निकाल दो, 26 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया CH का होल ट्वाइस, तो ये आ गया C2H2। इसका मतलब ये कौन सी गैस है, इथाइन गैस। इथाइन गैस को पढ़ते हैं वेल्डिंग गैस। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर एक बार रिमाइंड करो, एक गैस है जिसको जलाने पर वाटर और CO2 प्रोड्यूस होती है, CO2 इतनी बनी। अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा, कार्बन का मास निकालना है, क्योंकि हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है CXHY, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि 44 ग्राम CO2 अगर प्रोड्यूस करनी है तो कार्बन 12 ग्राम चाहिए। तो भैया 3.38 ग्राम प्रोड्यूस करने में कितना चाहिए? 0.921 ग्राम मास निकाल दिया। इसी तरह हाइड्रोजन 18 ग्राम वाटर निकालना है, वह प्रोड्यूस करना है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 0.69 ग्राम प्रोड्यूस करना है तो 0.77 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। मास निकल आया, मास निकल आया। फिर आपको टेबल मेथड का यूज करना है तो आपको मिल जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। फिर चाहिए मोलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, तो उसने क्लू दे दिया कि जब 11.6 ग्राम वेल्डिंग गैस को जलाते हैं तो 10 लीटर 11.6 ग्राम वेल्डिंग गैस का वॉल्यूम एफटीपी पर कितना है? 10 लीटर है। तो हमने कहा 22.4 लीटर का कितना होगा मास, तो उसने बता दिया 26 ग्राम। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूले का होल एन, और यहाँ पर न्यूमेरिकल हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका NCERT का है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड। पहले क्वेश्चन लिखो जैसा यहाँ लिखा है, CaCO3 को जब जला की रिएक्शन करा दी गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इसने दिया CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, और ये सॉलिड है। यहाँ लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं, हमें मालूम है CO2 गैस है और ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है। ठीक, एक काम हो गया। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 milliliter of this? भैया मोल मोल रिलेशन लगा दो, मोल मोल एनालिसिस कर दो। तो जब हम मोल मोल एनालिसिस करेंगे तो अपने पास में ट्रिक क्या है? NCaCO3 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री, NaHCl डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री। आयन क्या होता है? मोल क्या होते हैं? ग्राम वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इसका ग्राम वेट हमें चाहिए, तो इसका ग्राम वेट ले लिया CaCO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास 100 इंटू स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 1, तो इंटू 1 इज इक्वल टू इसके मोल। अब जरा मोल निकालने की ट्रिक क्या है, जरा बेटा ध्यान से देखो। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल क्या हो गए? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 0.75 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 25 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो गया 75 इंटू 25 मल्टीप्लाइज बाई 10 की पावर -5 आ गया। ठीक, ये मोल को उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब इनको हमने यहाँ पुट किया तो ये आ गया 75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2, कॉफिशिएंट 2 है। तो W कितना हुआ? W कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -5 प्लस 3, चूंकि प्लस 2 10 की पावर 2 लिख सकते हैं 100 को, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 75 और 25 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 25 पंचे 125, 12 25 सत्ते 175, 175 185 86 87 1875 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम इज इक्वल टू, फिर इसको ले लो तो 0.9 और 375 ग्राम, इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए आपको कितना सिंपल सा मेथड, मोल मोल एनालिसिस लगाया, इक्वेशन को बैलेंस किया, मोल निकालने का ट्रिक यहां से मिल गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया
अच्छी बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा 2-2 बार प्रैक्टिस करनी है। फिर क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड ओके विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू दी रिएक्शन 4HCl प्लस MnO2 प्लस दिस। चलो भाई पहले इसी को लिख देते हैं। ये है हमारा MnO2 प्लस 4HCl। This change MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। ये भी आपके NCERT बुक का क्वेश्चन है। मोल मोल एनालिसिस से सॉल्व कर दो। मोल मोल एन MnO2 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट NHCl डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाउ मेनी ग्राम HCl की बात कर रहा, 5 ग्राम ये दिए, तो मोल को और थोड़ा सा कर दो, तो WMnO2 डिवाइडेड बाई MnO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है MnO2, तो ये हो गया 2 × 55 प्लस 2 तो ये बन गया Mn का होता है 55 प्लस 2 × 16 तो 55 प्लस 32 5 2 7 5 3 8 87 आ गया। तो W डिवाइडेड बाई मोलर मास 87 इंटू कॉफिशिएंट कितना है 1, ये आ गया 1 इज इक्वल टू, अच्छा W तो दिया है ना, चलो फिर हम यहाँ पर मोलर मास ये अभी लिख देते हैं, ग्राम मोलर मास इनटू इसका भी कर दो भाई WHCl डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका HCl का कॉफिशिएंट 4 आ गया। WMnO2 कितना गिवन है 5 ग्राम, 5 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 1 इज इक्वल टू WHCl चाहिए, WHCl ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, हाइड्रोजन का 1, Cl का 35 तो 36.5 इंटू 4 हो गया। अब क्या बचा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कर दो, तो WHCl इज इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 87 आ गया। अब भाई ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ओवरऑल जब हम सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 8.4 ग्राम आ गया, ये आंसर हो गया। कितना HCl चाहिए 8.4 ग्राम। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपका एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। अब आगे आप स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।